हिमस्खलन से दारचा शिंकुला मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के शिंकुला में हिमस्खलन के बाद दारचा शिंकुला मार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने बुधवार को एडवाइजरी जारी कर यह जानकारी दी। पुलिस पोस्ट दारचा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल को जांस्कर की ओर शिंकुला के पास एक हिमस्खलन की घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप दारचा से शिंकुला सड़क अवरुद्ध हो गई। फिलहाल मार्ग को साफ करने और बहाल करने का काम चल रहा है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे दारचा शिंकुला मार्ग पर अभी यात्रा न करें। राज्य में बुधवार को मौसम मुख्यतः शुष्क था। हालांकि धूप वाले मौसम के कारण ऊंचाई वाले इलाकों से हिमस्खलन हुआ है। नॉर्थ पोर्टल रोहतांग सुरंग के पास भी मंगलवार को हिमस्खलन हुआ, जिससे चंद्रभागा नदी में पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। भरमौर पहुंची कंगना, जनता से किया बड़ा वादा। भरमौर के कुक्ती और पूलन में लोकसभा प्रत्याशी कंगना रणौत अलग अंदाज में दिखीं। इस दौरान कंगना ने भरमौर की खूबसूरती को खूब निहारा और सराहा। कुगत व पूलन पंचायत के प्रधानों ने स्थानीय महिलाओं के साथ पारंपरिक परिधान में कंगना का स्वागत किया। जनसभा के दौरान कंगना ने यहां के जीवन यापन व रहन-सहन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में कितनी बार कांग्रेस के सरकारें रहीं, मगर उन्होंने जनजातीय लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा भेदभावपूर्ण दलगत राजनीति की है। उन्होंने बताया कि वह लोकसभा पहुंचकर इन इलाकों के मुद्दों को पूरी तन्मयता व जोर शोर के साथ सभा पटल पर रखेंगी, ताकि जनजातीय लोगों के जीवन सुधार लाया जा सके। आधी रात सड़क पर पत्थरों की बारिश, ट्रैफिक जाम। खड़ा मुखोली मार्ग पर बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई है। वहीं होली घाटी से कांगड़ा की ओर रवाना हुई बसें भी यहां पर फंस गई हैं। बहरहाल सड़क बहाली को लेकर कार्य अभी तक आरंभ नहीं हो पाया है। बता दें कि इसी स्थान पर पहले कई मर्तबा भूस्खलन होने के चलते घंटों वाहनों के पहिए थम गए थे। लिहाजा दुंदा पुल के पास के हिस्से की यह सड़क बड़ी मुसीबत बन गई है। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बोले, झूठे ख्वाब देख रही बीजेपी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है। 6 विधायक बर्खास्त हो चुके हैं और इस समय विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 62 है। इसके मुकाबले कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं, जबकि भाजपा के 25 विधायक हैं। कांग्रेस की सरकार जाने का ख्वाब भाजपा दिन में देख रही है, जो कभी पूरा नहीं होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लोकसभा की 4 और विधानसभा की 6 सीटों पर कांग्रेस चुनाव में जीत दर्ज करेगी। 15 महीने के कार्यकाल में जो काम प्रदेश में किए गए हैं, उनके आधार पर पार्टी चुनाव में उतरेगी। प्रदेश में भाजपा का मिशन लोटस पूरी तरह से फेल हो गया है। हिमाचल पहला राज्य बन गया है जहां भाजपा को मिशन लोटस में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी 34 विधायक पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जिन 6 विधायकों ने पार्टी से गद्दारी की है, उन्हें निष्कासन की सजा मिल चुकी है। इस सजा को देखते हुए न सिर्फ हिमाचल बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी कोई सत्ताधारी दल से बगावत की बात नहीं सोच पाएगा। आपदा में जनता के साथ खड़ी रही कांग्रेस। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि आपदा के समय कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का पूरा साथ दिया है, जबकि भाजपा किनारे पर खड़ा होकर तमाशा देखती रही है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही। कांग्रेस ने 15 महीने में जो विकास के काम किए हैं, उन्हें लेकर लोगों के बीच जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस लोकसभा में 4 सीटें जीतेगी, जबकि विधानसभा उपचुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पिता के बाद बेटे के कंधों पर कांग्रेस की जीत की जिम्मेदारी।
शिमला लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार व वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप को टक्कर देने के लिए कांग्रेस द्वारा कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी को चुनावी मैदान में उतारने के बाद अब भाजपा व कांग्रेस शिमला लोकसभा सीट पर आमने सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सिरमौर जिला से मिली भारी बढ़त को बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं विनोद सुल्तानपुरी को शिमला लोकसभा से चुनावी मैदान में कांग्रेस द्वारा उतारे जाने के बाद कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि शिमला लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है तथा पूर्व में विनोद सुल्तानपुरी के पिता स्वर्गीय कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी का शिमला लोकसभा सीट पर जीत का लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में कांग्रेस फिर से शिमला लोकसभा सीट को विजयी करना चाहती है। कांग्रेस द्वारा चुनावी मैदान में उतारे हुए विनोद सुल्तानपुरी क्योंकि एनएसयूआई व युवा कांग्रेस के कार्यकाल से ही शिमला लोकसभा क्षेत्र में एक चर्चित व युवा चेहरा रहे हैं। ऐसे में भाजपा को स्पष्ट तौर पर कड़ी चुनौती के संकेत नजर आ रहे हैं। विनोद सुल्तानपुरी वर्तमान में कसौली विधानसभा सीट से विधायक है। कांग्रेस के लिए शिमला लोकसभा से यह भी राहत की बात है कि शिमला लोकसभा की कुल 17 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर कांग्रेस गत विधानसभा चुनाव में विजयी रही है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का लाभ भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मानकर चल रही है। इसके अलावा सरकार में कैबिनेट मंत्री की यदि बात की जाए तो शिमला लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सरकार में जहां उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की साख दांव पर रहेगी, तो वहीं जुब्बल कोटखाई से सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित चौहान, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के अलावा सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। यही नहीं, सिरमौर जिला से ही रेणुका विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं। कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी का इतिहास। शिमला लोकसभा सीट से वर्तमान प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पिता केडी सुल्तानपुरी ने पहली बार 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता था। केडी सुल्तानपुरी को 51.01% वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बालक राम को 37.91% मत हासिल हुए थे। 1984 में फिर केडी सुल्तानपुरी कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने तथा उन्हें 79.66% वोट मिले। 1989 के लोकसभा चुनाव में भी केडी सुल्तानपुरी विजयी रहे। 1991 में उन्हें फिर जीत हासिल हुई। उसके पश्चात 1996 में व 1998 में कांग्रेस शिमला लोकसभा सीट पर विजयी रही तथा कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी फिर से सांसद बने। बिकाऊ बनाम टिकाऊ पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का उपचुनाव बिकाऊ बनाम टिकाऊ के नारे पर लड़ेगी। लोगों के बीच यह तस्वीर पेश की जाएगी कि जो बिकाऊ थे वे चले गए और जो लाए गए हैं वो टिकाऊ हैं। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर में हुई कांग्रेस विधायक को मंत्रियों की बैठक में यह रणनीति बनी है। इस बैठक में करीब 25 विधायक शामिल थे। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में थी और इसके बाद ही कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। इस बैठक में यह नैरेटिव बनाने पर सहमति बनी कि लोगों को बताया जाए कि सरकार अल्पमत नहीं बल्कि बहुमत में है। मंडी और शिमला संसदीय सीटों से 2 विधायकों को भी इसीलिए प्रत्याशी बनाया है ताकि सरकार खुद को कॉन्फिडेंट पेश कर सके। भाजपा के इस प्रचार को काउंटर करने की जरूरत है। यह भी कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक जनता को समझाएंगे कि उनकी सरकार ने वादा खिलाफी नहीं की बल्कि वादे निभाए हैं। इस बैठक में विधानसभा के भीतर संख्या बल को लेकर भी चर्चा हुई है। मंडी संसदीय सीट से विक्रमादित्य और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी चुनाव जीत जाते हैं तो कांग्रेस विधायकों की संख्या 34 से घटकर 32 हो जाएगी। ऐसे में उपचुनाव की 6 विधानसभा सीटों में से कम 2 जितना जरूरी होगा।
यदि 3 निर्दलीयों का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है और कांग्रेस के 2 विधायक दिल्ली चले जाते हैं तो सदन की संख्या 57 हो जाएगी, जिसमें बहुमत के लिए सिर्फ 29 विधायकों की जरूरत है। संसदीय सीटों में प्रभारी लगाए गए मंत्रियों के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि वह चुनाव की दिशा को राज्य के मुद्दों तक सीमित रखें। चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें। एचडीएम अफसरों से नाराज विधायकों ने उगला गुस्सा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की रणनीति को लेकर हुई इस बैठक में कांग्रेस के कई विधायकों ने अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा भी जताया। विधायकों का आरोप था कि सचिवालय से लेकर जिलों तक अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। कुछ जिलों में डीसी और एसपी वांछित सहयोग नहीं कर रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सचिवालय से ही सबको निर्देश दे दिए गए हैं। न कोई फीडबैक है और न ही वंचित रिकॉर्ड मिल रहा है। डीसी से नीचे के विभागीय अफसर भी यही रुख अपनाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कार्यकाल पूरा कर रही सरकार में चुनाव हो रहा है। विधायकों ने ये सुझाव भी दिए कि चुनाव निकालने के बाद किस तरह के बदलाव जरूरी हैं। गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरी 19 दवाएं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की जांच में हिमाचल के 16 दवा उद्योगों में निर्मित 19 तरह की दवा व सिरप गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अवमानक घोषित किए गए दवा नमूनों में से 1/3 दवाएं हिमाचल की दवा कंपनियों से संबंधित हैं। CDSCO की पड़ताल में जो दवाएं सबस्टैंडर्ड पाई गई हैं, उनमें डिप्रेशन, एलर्जी, न्यूमोनिया, खांसी, एसिडिटी, मतली, हाई बीपी, जीवाणु संक्रमण, रक्त के थक्के, दर्द और सूजन, गठिया, सिरदर्द, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हार्ट फेल, पेट के अल्सर, एंटीफंगल रोग जैसी बीमारियों के उपचार की दवाएं शामिल हैं। कालाम स्थित एक फार्मा कंपनी, जिसके कफ सिरप ने 2020 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कई शिशुओं की जान ले ली थी, में निर्मित एलेरनो टैबलेट भी मासिक दर्द अलर्ट में शामिल है। इस कंपनी की एलर्जी के उपचार की दवा को विघटन के कारण मानक के रूप में लेबल किया गया है। इन दवाओं को सबस्टैंडर्ड घोषित करने के लिए CDSCO ने टैबलेट का औसत वजन, विवरण, परख और विघटन कारण बताया गया है। CDSCO द्वारा जारी मार्च माह के ड्रग अलर्ट में खुलासा हुआ है कि इन दवाओं का निर्माण बद्दी, परवाणु, कालाअंब, पामवटा साहिब, बरोटीवाला स्थित दवा उद्योगों में हुआ है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों के दवा उद्योगों में निर्मित 47 दवाओं के सैंपल भी जांच में फेल हो गए हैं। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि ड्रग अलर्ट में शामिल सभी संबंधित दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित बैच का पूरा स्टॉक वापस मंगवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन उद्योगों के बार-बार सैंपल फेल हो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये दवा उत्पाद सबस्टैंडर्ड घोषित की गई दवाओं में रिफेक्सिमिन टैबलेट 200 मिलीग्राम, डिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और के 2 अलग-अलग बैच की दवाएं, सेराटियोपेप्टिडेज टैबलेट, मोंटोरेल्सी, एसेक्लोफेनाक, टेलवेर्स एच, ओपी सोप्रोएट टैबलेट, एक्सीलोज टैबलेट, सैलोजिंक 20 टैबलेट, एनालाप्रिल मैलेट टैबलेट, डोमिपेन टैबलेट, रेबेप्राजोल सोडियम गैस्ट्रोरेसिस्टेंट, ट्रॉयपॉड 200 टैबलेट, एलेर्नो टैबलेट और लुटोल टैबलेट ड्रग अलर्ट में शामिल हैं। बैंक खाता डीबीटी से लिंक तो मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत अब यदि बैंक अकाउंट को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कन्वर्ट नहीं किया तो पात्र महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल हिमाचल में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस बार आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड महिलाओं को बताया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि पात्र महिलाओं को योजना की राशि सीधे उनके खाते में मिल जाएगी, जबकि ऐसा न करने की सूरत में महिलाओं को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है।
गौर रहे कि हिमाचल में वर्तमान में प्रदेश में इस योजना के तहत साल 2018 से अब तक 2,47,304 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। इसमें पहली किस्त रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय मिलेगी। दूसरी किस्त 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कर लेते हैं, उसके बाद दी जाती है। योजना के लाभ की राशि डीबीटी के माध्यम से 3 किस्तों में महिलाओं के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। इसके साथ ही अब 2 बच्चों के जन्म पर भी महिलाएं 5,000 रुपये पाने की हकदार होंगी। यानी यदि किसी महिला का दूसरा बच्चा बेटी है तो दोबारा उसे इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। प्रदेश की हजारों महिलाएं केंद्र की इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इसमें अब पूरी जानकारी पोर्टल के माध्यम से भी हासिल की जा सकती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से महिलाओं के नुकसान की भरपाई इस योजना से हो पाएगी। योजना का मकसद काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना, उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है। योजना का लाभ उठाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा या पास के सरकारी अस्पताल में संपर्क करना होगा। सरकार की तरफ से योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉकवार सभी को प्रशिक्षण देने के बाद इनको फॉर्म भी दिए गए हैं, जिन्हें लाभार्थी को लाभ दिलाने के लिए भरने के निर्देश दिए गए हैं। डेटिंग ऐप से फ्रॉड ब्लैकमेल का खतरा। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हर काम को बेहद आसान बना दिया है। अब लोग अपने पार्टनर की तलाश करने के लिए डिजिटल माध्यम यानी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ऐसे बहुत से कपल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पार्टनर को डेटिंग ऐप के माध्यम से ढूंढा है, लेकिन डेटिंग ऐप का अनुभव सबके लिए सही हो ऐसा संभव नहीं है। बहुत से लोगों डेटिंग ऐप पर साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। साइबर पुलिस ने युवाओं का सतर्क रहने की हिदायत दी है। आज इंटरनेट पर 100 से अधिक डेटिंग ऐप्स हैं, जहां पर लड़के लड़कियों को अपने पार्टनर की तलाश रहती है। कुछ लड़के लड़कियां तो वास्तव में पार्टनर की तलाश में ही इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो प्यार के नाम पर ऑपोजिट जेंडर को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। डेटिंग ऐप पर पार्टनर बनाने को लेकर साइबर सेल शिमला की ओर एडवाइजरी जारी की गई है। उधर डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि ऐसे बहुत से कपल्स हैं जिन्होंने अपने साथी को डेटिंग ऐप से ढूंढा है, लेकिन डेटिंग ऐप्स का अनुभव सबके लिए सही नहीं हो सकता है। बहुत से लोग इन ऐप से साइबर क्राइम के शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। डीआईजी ने युवाओं से डेटिंग ऐप पर अकाउंट खोलने से पहले विभिन्न बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है। साइबर सेल द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर आप डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो बिना किसी जानकारी के हर व्यक्ति से मित्रता करने से बचें। डेटिंग ऐप पर अगर आपकी मित्रता किसी अनजान व्यक्ति से हो जाती है तो जल्दबाजी में आकर उसके साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें। इसके अलावा डेटिंग ऐप्स पर मित्रता होने के बाद अगर आपसे कोई मदद के नाम पर पैसे की मांग करता है तो सतर्क हो जाएं। डेटिंग ऐप पर अगर कोई अनजान व्यक्ति मित्रता होने के बाद दुखभरी कहानी सुनाकर आपसे किसी प्रकार की डिमांड करता है तो ऐसे लोगों से बचें। दुनिया की तरह अंतरिक्ष में मलबा नहीं छोड़ेगा भारत। अंतरिक्ष को लेकर भारत का बहुत बड़ा प्लान है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अगले 6 साल यानी 2030 तक मलबा रहित अंतरिक्ष का मिशन रखा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि हासिल करने का है।
यहाँ 42वीं अंतरेजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति IADC की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक आने वाले दिनों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष उपयोग का सवाल है तो इसरो के पास एक बहुत ही स्पष्ट योजना है। सोमनाथ अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत के इरादों या पहल में से एक है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन संचालित किए जाएं, ताकि अंतरिक्ष की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। मैं आज इस पहल को एक घोषणा बनाना चाहता हूं। संभवतः आने वाले दिनों में इस पर चर्चा और बहस हो सकती है। सोमनाथ ने कहा कि इस पहल का लक्ष्य 2030 तक सरकारी और गैर सरकारी सहित सभी भारतीय अंतरिक्ष माध्यमों के जरिए मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारी कक्षा में 54 अंतरिक्ष यान हैं, साथ ही काम न कर रही वस्तुएं भी हैं। इसरो प्रमुख ने कहा कि हम वहां बहुत सावधानी से कार्रवाई करते रहे हैं, जहां भी कक्षा से अलग होने पर अंतरिक्ष वस्तुओं का निपटान करना या उनकी सक्रिय भूमिका को खत्म करना संभव है। इन्हें एक सुरक्षित स्थान पर लाना उन महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जिस पर हम कार्रवाई करते रहे हैं। इसरो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में उसके द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले सभी अंतरिक्ष यान के लिए यह सुनिश्चित करने के वास्ते कार्रवाई की जाए कि वह अपने काम को अंजाम देने के बाद कक्षा से बाहर निकले और उसे सुरक्षित स्थान पर भी लाया जाए। इसरो ने बनाया रॉकेट इंजन के लिए हल्का नोजल। तिरुवनंतपुरम। इसरो ने एक बार फिर पूरी दुनिया में अपनी सफलता और मेहनत का डंका बजाया है। उसने रॉकेट इंजनों के लिए हल्का नोजल तैयार किया है। इसरो ने मंगलवार को कहा कि उसने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन CC नोजल को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो रॉकेट इंजन तकनीक में एक नई पहल है। इसरो ने कहा है कि हल्के नोजल से अब रॉकेट की पेलोड क्षमता में बढ़ोतरी हो सकेगी। इसरो ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। उसके मुताबिक यह नवाचार तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC द्वारा तैयार किया गया है। इसके जरिए रॉकेट इंजनों के महत्वपूर्ण मापदंडों को बढ़ावा मिल सकेगा। इसमें थ्रस्ट लेवल, स्पेसिफिक इंपल्स और थ्रस्ट एवं वजन अनुपात शामिल है। इसरो के मुताबिक इन बदलावों से रॉकेट की पेलोड क्षमता में वृद्धि होगी। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि नोजल डाइवर्जेंट बनाने के लिए कार्बन CC कंपोजिट जैसी उन्नत सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, जो असाधारण गुण प्रदान करते हैं।